हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि अगर बैंक या किसी एनबीएफसी कंपनी ने रिकवरी का सूट फाइल किया हो कोर्ट में एनपीए के अकाउंट के अगेंस्ट और पैसे की रिकवरी के लिए, तो क्या बीच में बैंक के साथ सेटलमेंट की जा सकती है। तो दोस्तों, इसी विषय पर मैं आज अपनी वीडियो ये बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आपने किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से कोई सिक्योर्ड लोन लिया है, जैसे मान लो कोई चीज़ मॉर्गेज रख के आपने वो लोन लिया हो, उसमें ज़मीन हो सकती है, दुकान हो सकता है, मकान हो सकता है या कोई अन्य इमूवेबल प्रॉपर्टी उसमें शामिल हो सकती है कि आपने वो गिरवी रखकर बैंक में या एनबीएफसी कंपनी में लोन लिया हो और वो लोन एनपीए हो जाए किसी डिफ़िकल्टी की वजह से, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए बैंक के लिए। तो बैंक फिर क्या करता है कि उसका रिकवरी सूट डालता है। रिकवरी सूट अगर अमाउंट 20 लाख से कम है तो वो रिकवरी सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डाला जा सकता है, और अगर अमाउंट 20 लाख से ऊपर का है तो वो रिकवरी सूट डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो हर स्टेट में बने होते हैं वहाँ पर वो सूट लाई करता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने रिकवरी का सूट फाइल कर दिया, और आपको पता है कि जब बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिकवरी का सूट फाइल करती है तो उसमें भारी भरकम फीस लगानी पड़ती है जिसे कोर्ट फीस कहते हैं, और उसमें उनको जो है काफ़ी ये सोच समझ कर वो केस डालते हैं कि जब उन्हें लगे कि अब जो है पैसे की रिकवरी करना संभव नहीं है तभी वो कोर्ट में केस फाइल करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि मान लो किसी व्यक्ति का 10 लाख रुपए का लोन एनपीए हो गया, तो जो कोर्ट की फ़ीस लगेगी, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो इसमें 79,810 रुपीज़ इसमें कोर्ट की फ़ीस लगती है, जो बैंक उसी अमाउंट में जोड़ देता है, इंटरेस्ट प्लस पेनल्टीज़ प्लस जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं, और वो टोटल उसमें जो है उन पैसों की रिकवरी मांगता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि बैंक ने रिकवरी का केस डाल दिया कोर्ट फीस लगा के, और उसके बाद अगर बोरोवर को ये लगे कि मैं बैंक के साथ सेटलमेंट करना चाहता हूं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या वो कर सकता है बैंक के साथ सेटलमेंट, या कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद करेगा, तो क्या प्रोसीजर है। मैं आपको बताऊं कि अगर बोरोवर चाहे तो बीच में बैंक को सेटलमेंट के लिए लिख सकता है। एक एप्लीकेशन उसमें लिखनी होती है, उसमें जो आपका जो ब्रांच मैनेजर है, जहाँ पर आपका अकाउंट है, एनपीए अकाउंट है, वहाँ पर उसके ब्रांच मैनेजर को लिखना होता है। इसमें एक फॉर्मेट है, मैं आपको बता दूं कि निवेदन है कि मैं फला व्यक्ति फला गांव का या शहर का रहने वाला हूँ और आपकी शाखा से मैंने लोन लिया हुआ है, मेरा खाता आर्थिक तंगी के कारण डिफ़ॉल्टर चल रहा है, बैंक द्वारा माननीय अदालत में मुकदमा बाबत रिकवरी विचाराधीन है, और अब मैं अपना खाता ब्याज माफ़ी समझौता प्रस्ताव के तहत निपटाना चाहता हूँ। कृपया मुझे उचित राहत प्रदान करने की कृपा करें। मैं समझौता मंजूर करवाने हेतु 1 लाख रुपए जो आप टोकन अमाउंट खाते में जमा करना चाहते हैं, या कम ज़्यादा भी हो सकता है आपकी सहूलियत के अनुसार, इतने रुपए मैं जमा करवा दूंगा। वह बकाया राशि समझौता प्रस्ताव मंजूरी के बाद 1 महीने के अंदर जमा करके खाता बंद कर दूंगा, और मैं वायदा अनुसार अदायगी कर दूंगा। ये बोरोवर की तरफ से एक एप्लीकेशन जाती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो बैंक है वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी
सेटलमेंट हो, अमाउंट उनका रिकवर हो। और क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बहुत टाइम निकल जाता है, तो ऐसे में जो बैंक हैं वो कई बार बहुत पैनिक होते हैं कि हमारा अमाउंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो, इसलिए वो इस तरह का जो कॉम्प्रोमाइज़ प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर एक प्रोफॉर्मा भरते हैं। बोरोवर और बैंक दोनों मिलके उस पर दोनों के सिग्नेचर होते हैं। उसमें कॉम्प्रोमाइज़ प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नेम ऑफ ब्रांच, ब्रांच का नाम, लोन अकाउंट नंबर जो एनपीए चल रहा है उसका अकाउंट नंबर, बोरोवर का नाम, क्या बोरोवर को एक है या ज़्यादा है, सैंक्शन की डेट क्या है, कब पैसा बैंक ने सैंक्शन किया था, कितना पैसा सैंक्शन अमाउंट कितना था, ये बताएंगे। और एनपीए कब से चल रहा है खाता, उसकी डेट वहाँ भरी जाएगी। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है ये उसमें दिया जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट कितना बना है ये उसमें भरा जाता है। कोर्ट फीस, यानी कि जो रिकवरी सूट फाइल करते समय बैंक ने कितनी कोर्ट फीस भरी है वो अमाउंट दिया जाता है। लीगल एंड अदर चार्जेस कितने हैं, यानी कि जो उसमें बैंक वकील का खर्चा भी इसमें शामिल करता है वो इसमें भरा जाता है। और टोटल ड्यूज कितना बनता है ये पूरा अमाउंट भरा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो 10 लाख रुपए का लोन है, जो प्रिंसिपल है उस पर ये चीज़ें लगा के सब कि इंटरेस्ट कितना है, कोर्ट फीस कितनी है, लीगल एक्सपेंसेस कितने हैं, मान लो टोटल अमाउंट वो बन गया 19,28,927 रुपये, यानी कि अराउंड 20 लाख रुपए, ये 19.5 लाख के करीब बन गया। और इसमें फिर बैंक एक ऑफ़र देता है। ऑफ़र अमाउंट क्या है? ऑफ़र अमाउंट बैंक कितना पैसा कट करके एक्सेप्ट करेगा? मान लो 8 लाख रुपए में अगर वो मान जाता है या 10 लाख में मान जाता है बैंक, तो वो ऑफ़र अमाउंट यहाँ पर भरी जाती है। और नेट लॉस कितना हुआ बैंक को ये लिखा जाता है कि ये समझौता करने के बाद बैंक को कितने का नुकसान हो रहा है ये उसमें लिखा जाता है। और उसके बाद जो अमाउंट है वो कब तक भरा जाएगा वो डेट इसमें दी जाती है। अग्रिम राशि यानी कि टोकन मनी कितनी है इसमें वो दी जाती है। तो आखिरकार में ये आपका जो है बैंक के साथ सेटलमेंट हो गया। जो आपका खाता एनपीए पड़ा हुआ था, यानी कि जो बैंक ने रिकवरी के लिए कोर्ट में केस डाला हुआ था, ये उसका समाधान है। बैंक कोर्ट में से केस भी वापस ले लेता है, लेकिन वो जो कोर्ट फीस है और जो लीगल एक्सपेंसेस है वो अलग से जो बोरोवर है उससे वसूल करता है। तो दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई भी राशि अगर कोई बैंक का रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजर या कोई भी अन्य व्यक्ति आपके पास आए और समझौता करने के लिए कहे, लेकिन आप कोई भी राशि बिना डॉक्यूमेंट के मत दें, बिना रिसीट के। बैंक की मोहर लगी होनी चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए या वो खाते में जमा करवानी चाहिए, तभी आप कोई अमाउंट दें। नहीं तो समझौते के नाम पर आजकल बहुत सारे जो फ्रॉड लोग हैं वो बोरो